जहाँ पर एक माँ जो कि एक डॉक्टर थी और एक उसकी 17 साल की बेटी अपने नए घर में रहने के लिए आए थे। उनका बजट काफी लो था तो वो घर उनको सस्ते में भी मिल जाता है। खैर तभी वहाँ पर हाउस ओनर उनको घर दिखाने आता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जो लड़की थी उसका नाम एलिसा होता है जिसको घर पसंद आया था। अब उसी घर से थोड़ी सी दूर पर एक और घर भी था। एलिसा उस घर को देखकर अपनी माँ सहरा से ये कहती है कि ये वही घर है जहाँ पर 2 लोगों का मर्डर हुआ था। एलिसा अपनी माँ से ये भी पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई रहता है, जिस पर उसकी माँ ये कहती है कि उसे नहीं लगता कि यहाँ पर अब कोई रहता है और ये वही घर था जहाँ पर कैरी ने अपने माँ बाप को मार दिया था शुरुआत में, और इसी वजह से उस घर के आसपास कोई भी घर लेना नहीं चाहता था और यही रीजन था कि सहरा को वो घर सस्ते में मिल गया था। खैर रात में जब सहरा सो रही होती है तब उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और बाहर आने पर वो उस घर को देखती है जहाँ पर लाइट्स ऑन थी, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। खैर अगले दिन सहरा और एलिसा डैन जो कि हाउस का ओनर होता है वो उसके घर जाती है, जहाँ पर सहरा डैन से उस घर के बारे में पूछती है कि क्या वहाँ पर कोई रहता है, क्योंकि उसने वहाँ कल रात लाइट्स को ऑन होते हुए देखा था। जहाँ पर डैन उनसे ये कहता है कि वहाँ पर रायन रहता है जो कि कैरी का भाई है। खैर इसके बाद में एलिसा वहाँ पर टाइलर से मिलती है। फिर वो सब बैठकर खाना खाते हैं जहाँ पर वो सब उसी घर के बारे में बात करते हैं। अब उस घर के बारे में एक अर्बन लेजेंड फेमस था और वो ये था कि कैरी आज भी वहाँ पर जिंदा है, क्योंकि आज तक कैरी की लाश कभी मिली ही नहीं। अब ये बातें सुनकर एलिसा डर जाती है, जहाँ पर टाइलर की मॉम उसको ये कहती है कि ये सब बातें बस एक रूमर है। खैर अगले दिन एलिसा अपने न्यू स्कूल में होती है, जहाँ पर टाइलर आकर उसे नाइट पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन एलिसा उसको मना कर देती है क्योंकि आज उसका अपनी माँ के साथ मूवी देखने का एक प्लान था। लेकिन इसी बीच सहरा का फोन आता है जो कि एलिसा को ये कहती है कि आज उसकी नाइट शिफ्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक डॉक्टर थी तो शिफ्ट वहाँ पर चेंज होती रहती थी। और इसके बाद में एलिसा टाइलर को पार्टी में आने के लिए हाँ कर देती है। खैर शाम को पार्टी में ढेर सारे लोग थे। वहाँ पर टाइलर एलिसा के साथ में जबरदस्ती करने लगता है, जिसके बाद में एलिसा वहाँ से चली जाती है। अब रात बहुत हो चुकी थी और रास्ता काफी सुनसान था। तभी एलिसा के पास अचानक से ही एक कार आकर रुकती है जिसके अंदर एक लड़का होता है और वो उसको लिफ्ट ऑफर करता है, लेकिन एलिसा उसको मना कर देती है। पर बाहर बारिश आने की वजह से उसे उसकी कार में बैठना ही पड़ता है। अब अंदर बैठकर उसको ये पता चलता है कि वो उनका पड़ोसी रायन है, जिसके मॉम डैड को उसी की बहन कैरी एनी ने मार दिया था। पर यहाँ पर जब एलिसा रायन से बात करती है तो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि वो उससे बहुत ही नाइसली बात कर रहा था और उसको घर छोड़ने के बाद में रायन वहाँ से चला भी जाता है। अब घर आकर ये बात एलिसा अपनी माँ को बताती है, जिस पर उसकी माँ उससे ये कहती है कि वो उसको भी कॉल कर सकती थी, लेकिन जब एलिसा ने उसको कॉल लगाया था तब उसने उसका कॉल पिकअप ही नहीं किया। मीनवाइल हम रायन को देखते हैं जो कि खाना लेकर अपने घर के बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर एक रूम के अंदर एंटर होने के बाद एक लड़की उस पर अटैक कर देती है और वो कोई और नहीं बल्कि कैरी होती है। जी हाँ, वो आज भी जिंदा है। रायन उसे शांत करने के लिए उसको एक इंजेक्शन लगाता है, जिसके बाद वो शांत हो जाती है। खैर अगले दिन एलिसा अपने स्कूल में होती है, जहाँ पर उसे जिलियन नाम की एक लड़की मिलती है जो कि उसे कल रात वाली पार्टी में मिली थी। जिलियन उसे अपने भाई जेक और उसके फ्रेंड रॉबी से मिलवाती है। जेक एलिसा को पहले से ही जानता था, क्योंकि एलिसा पहले एक बैंड में काम किया करती थी और उसकी जानकारी गूगल पर भी अवेलेबल थी। खैर यहाँ जेक का भी एक बैंड होता है और इसलिए वो एलिसा को अपने बैंड में परफॉर्म करने के लिए कहता है, लेकिन फिलहाल एलिसा ना कर देती है। मीनवाइल हम सहरा को देखते हैं जो कि ऑफिसर बिल से रायन के बारे में पूछती है। बिल उसको बताता है कि रायन ने बहुत बुरा समय देखा है, परहैप्स यहाँ पर सिर्फ ऑफिसर ही उस पर यकीन करता है और उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद लोग रायन को काफी बुरा भला कहने लगे थे, लेकिन बिल ये कहता है कि रायन एक अच्छा लड़का है। अब सीन शिफ्ट होकर एलिसा की तरफ जाता है, जहाँ पर स्कूल के बाद वो रायन के घर जाती है। वो उसे उसके गाने की सीडी देने के लिए वहाँ पर गई थी और वो ये देखती है कि रायन का घर बहुत बड़ा है। वो उसके घर को एक्सप्लोर भी करने लगती है। तभी वहाँ पर उसे छोटी कैरी का रूम मिलता है। यहाँ पर एलिसा रायन से पूछती है कि उसने सुना था कि जब वो गायब हुई थी तब वो 13 साल की थी, पर ये रूम तो किसी छोटी बच्ची का रूम लग रहा है। यहाँ रायन उसे उसकी स्टोरी बताता है। जब रायन और कैरी छोटे थे तब रायन उसे झूला झुला रहा था। तभी एक हादसा हुआ जिससे कैरी अपने सर के बल जमीन पर गिर गई और उसके बाद से ही उसका दिमाग खराब हो गया और वो साइको बन गई। और ये सारी बातें सुनकर एलिसा को काफी बुरा लगता है। खैर इसके बाद में वो अपने घर जाती है, जहाँ पर वो अपनी माँ को इसके बारे में बताती है, लेकिन उसकी माँ को उसका रायन के घर जाना पसंद नहीं था। अब रात में कैरी किसी तरह से फ्री होकर घर से बाहर निकल जाती है, जिसे रायन सही समय पर देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। कैरी भागते हुए एलिसा के घर के बाहर चली जाती है, लेकिन उसे देखने से पहले ही रायन उसे दोबारा अपने घर में बंद कर देता है। अब अगले दिन स्कूल में एलिसा बैंड के लिए गाना गाने के लिए मान जाती है और वो ऐसा करने लगती है, जिसके बाद में रात में सहरा अपने घर पर रायन को डिनर पर बुलाती है। यहाँ पर रायन और बाकी लोग डाइनिंग टेबल पर साथ बैठते हैं। सहरा अब रायन से सीधे सीधे ये कह देती है कि वो अकेले में एलिसा से ना मिले, और ये सुनकर रायन को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से बिना डिनर किए ही चला जाता है। और इन सब के बाद में एलिसा अपनी माँ पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि उसने रायन की इंसल्ट कर दी थी। खैर अगले दिन एलिसा रायन से दोबारा मिलती है, जिसके बाद वो अपनी माँ के मना करने के बावजूद भी उसके घर जाती है, जहाँ वो दोनों काफी मजा करते हैं। यहाँ पर वो काइंड ऑफ रिलेशन में आ गए थे। इधर कैरी बेसमेंट से दोबारा फ्री हो जाती है, जिसको रायन देख लेता है, जिसके बाद वो एलिसा को अपने घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं चाहता था कि कोई भी कैरी को देखे, जिससे एलिसा को काफी बुरा लगता है। इधर रायन कैरी को पकड़ने जाता है और पकड़ने के दौरान कैरी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद में वो उसे कार की डिक्की में बंद कर देता है। जिसके थोड़े समय के बाद ही रायन बेसमेंट के डोर के अंदर एक न्यू लॉक को
लगा देता है क्योंकि कैरी वहाँ से बार बार भाग रही थी। अब अगले दिन रायन एलिसा को कॉल करके उससे माफी भी मांगता है, जिसके बाद में एलिसा उसे रात में मिलने बुलाती है। अब रात में वो उससे मिलने जाता है, जहाँ पर एक अननोन लड़का आकर उसको ये बताता है कि बाहर कुछ लोग उसकी कार को तोड़ फोड़ रहे हैं। जिसके बाद में रायन बाहर जाता है, जहाँ पर टाइलर उसकी कार को तोड़ रहा था। रायन उसको रोकता है, लेकिन टाइलर उसको मारने लगता है। जिसके बाद में रायन उल्टा उसे ही मारता है और उसके हाथ पैर तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद उसके पीछे टाइलर के दोस्त पड़ जाते हैं। यहाँ रायन की कार लेकर एलिसा भी वहाँ पर पहुँचती है, जहाँ वो ये देखती है कि टाइलर के फ्रेंड्स ने रायन के घर पर आग लगा दी है। जिसके बाद एलिसा जल्दी से आग बुझाती है और रायन के घर जाती है, जहाँ उसकी मॉम का कॉल आता है और वो ये बताती है कि टाइलर हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे रायन ने मारा है। और तभी उसकी माँ उसको रायन के साथ नहीं रहने को बोलती है। जिसके बाद एलिसा रायन के डस्टबिन में कुछ सैनिटरी पैड्स को देखती है, जिसको देखकर उसे काफी अजीब लगता है कि एक लड़के के घर पर ये पैड्स क्या कर रहे हैं। जिसके बाद में वो रायन के कमरे में जाती है और उसके बाद वो बेसमेंट तक पहुंच जाती है और उस बेसमेंट वाले डोर को अनलॉक करके अंदर आती है। जिसके बाद वहाँ पर कैरी आकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर रायन भी आ जाता है और कैरी को संभालता है। एलिसा को ऊपर जाने के लिए वो कहता है, जिसके बाद में एलिसा उसे देखकर समझ जाती है कि वही कैरी है। पर वहाँ पर उसे एक वॉलेट मिलता है जिसमें कैरी की फोटो थी, पर उस पर नाम पैगी का लिखा हुआ था और यहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो है कौन। तभी थोड़ी देर में ऊपर रायन आ जाता है और वो उससे वॉलेट मांग लेता है। वो एलिसा को ये कहता है कि वो प्रॉमिस करे कि वो कैरी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, जिस पर एलिसा प्रॉमिस करती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी रायन उस पर पीछे से हमला कर देता है और उसको बेहोश कर अंदर ले जाने लगता है। अब यहाँ पर रायन उसे अपनी बैक स्टोरी बताता है। असल में कैरी बचपन में ही उस हादसे के दौरान मारी गई थी, जब वो उसको झूला झुला रहा था। जिसके बाद उसके पेरेंट्स इन सब का रीजन सिर्फ रायन को मारने लगे थे और वो उसको टॉर्चर किया करते थे। और उसके बाद से ही वो लोग कैरी की जगह किसी और लड़की को अपने साथ कैद करके रखने लगे, जो कि कोई और नहीं बल्कि यही लड़की पैगी है। और दोस्तों, जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, जिसने रायन के पेरेंट्स की जान ली थी, वो कोई और नहीं बल्कि रायन खुद था, जिसको रायन के पेरेंट्स कैरी जैसा ही ड्रेसअप किया करते थे। इनफैक्ट वो लोग रायन को कैरी एनी बुलाने लगे थे, जिससे रायन को बहुत ही अजीब लगता था और वो उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करते। जब वो ये कहा करता था कि उसका नाम रायन है ना कि कैरी, तो वो उसको खूब टॉर्चर करते, उसको मारा पीटा करते, जिसके चलते ही रायन ने उनको मार दिया था। तो स्टार्टिंग में वो कोई लड़की नहीं थी बल्कि रायन खुद था, जिसको उसके पेरेंट्स ने ही कैरी जैसा सेटअप करा हुआ था। और रायन ने अपने बचाव के लिए ही अपने मॉम डैड को मार डाला था। और इस चीज का सबूत एक और भी है कि कैरी का जो कमरा था वो 13 साल की किसी लड़की का था, जबकि जो रियल कैरी थी वो तो काफी बचपन में ही मारी गई थी। तो यहाँ पर वो रायन ही था जिसकी फोटोज वगैरह उसके पेरेंट्स खींचा करते थे। बेसिकली ये पूरी फैमिली ही मेस्ड अप हो गई थी रियल कैरी के मरने के बाद में। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, रायन का प्लान यहाँ पर एलिसा को कैरी बनाकर रखने का था। वो पहले वाली लड़की को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसे अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी, यानी कि पैगी को। इधर सैरा के कहने पर ऑफिसर बिल रायन के घर पर जाता है, जहाँ पर रायन दरवाजा ओपन करता है। वहाँ बिल उससे पूछताछ के लिए आया था। वो उससे एलिसा के बारे में पूछता है, जिस पर रायन उसको ये कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। जिसके बाद में बिल वहाँ से जाने लगता है। बाहर आकर वो उसकी माँ को कॉल लगाता है, लेकिन कॉल एलिसा के फोन पर फॉरवर्ड हो जाती है। जिसके बाद वो उसके फोन की रिंगिंग से समझ जाता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद बिल रायन के घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर रायन उसे पीछे से आकर स्टेयर से धक्का दे देता है। जिसके बाद नीचे आकर रायन उसे ये कहता है कि वो उसके ऊपर हो रहे टॉर्चर से उसे बचा सकता था। उसे सब पता था कि उसके साथ में क्या हो रहा है, लेकिन उसने उसकी मदद नहीं करी और ये कहते हुए वो उसको स्टैब करके मार देता है। यानी कि इस ऑफिसर को पता था कि उसके पेरेंट्स उसका शोषण कर रहे थे, तब भी उसने उसकी कोई मदद नहीं करी। और यही रीजन था कि पूरे टाउन के अंदर वही रायन पर भरोसा किया करता था, क्योंकि वो खुद गलत था। अब इधर एलिसा खुद को फ्री करके बाहर आती है, जहाँ पर रायन को वो उसी रूम में बंद कर देती है और बाहर आकर बेसमेंट का दरवाजा ब्लॉक करती है। रायन उसके पीछे आता है, जिसके बाद एलिसा उसकी ही कार में बैठकर भागने वाली होती है, लेकिन तभी रायन आकर उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद में वो उसको डिग्गी में डाल देता है। अब इसके बाद वहाँ पर उसकी मॉम सैरा भी आ जाती है और सैरा की आवाज सुनकर रायन आता है। सैरा उससे एलिसा के बारे में पूछती है, जिस पर वो ये कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है। अब इधर सैरा कार के ट्रंक में उसी लड़की यानी कि पैगी की लाश को देखती है, यानी कि रायन ने उसको भी मार दिया था। और वो कार की सीट के रास्ते से बाहर निकल जाती है और एक हैमर से ग्लास तोड़कर आवाज लगाने लगती है, जिससे उसकी मॉम उसको सुन लेती है। तभी वो उसको ढूंढने भी जाती है, लेकिन रायन उसकी मॉम को भी स्टैब करने लगता है और बेसमेंट तक लेकर आता है, जिसको एलिसा भी देख लेती है। यहाँ रायन भी एलिसा को देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी एलिसा वहाँ पर ऑफिसर की लाश को देखती है, जिसको देखकर वो डर जाती है, लेकिन हिम्मत करके वो उसकी गन को अपने पास रख लेती है। जिसके बाद वो उसी गन से रायन पर शूट करने लगती है, लेकिन रायन तभी लाइट्स को ऑफ कर देता है और उसके बाद अंधेरे में वो उस पर हमला करता है, लेकिन इतने में वो उसको शूट कर देती है। वो पास आकर उसकी पॉकेट में से कीज लेने लगती है, पर तभी रायन दोबारा उठ खड़ा होता है। यहाँ पर मुझको ऐसा लगता है कि ये पक्का अंडरटेकर की बिरादरी का है। अब जैसे ही वो एलिसा पर हमला करने वाला होता है, तभी सैरा वहाँ पर आकर रायन के मुंह पर हैमर से हमला करती है और रायन वहीं पर ढेर हो जाता है। और इस तरह से उनका नाइटमेयर खत्म हो जाता है, क्योंकि रायन से उन्होंने पीछा छुड़ा लिया था। अब यहाँ पर
देखा जाए तो ये जो कॉप था यानी कि बिल था, इसको सब कुछ मालूम था। वो यहाँ पर रियल कैरी को भी बचा सकता था क्योंकि उसकी मौत के बारे में भी उसको पता था। तो यहाँ पर ये सारी की सारी गलती पेरेंट्स के साथ साथ इस पुलिस ऑफिसर की भी थी क्योंकि वो सारी चीजें जानता था लेकिन उसने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया, तो उसका मरना तो यहाँ पर बनता है। खैर अब सीन चेंज होता है और सारा और एलिसा वहां से जाने लगते हैं। इधर हम रायन को एक मेंटल असाइलम में देखते हैं जहाँ पर रायन अकेला बैठा अपनी पुरानी बातों को याद करता है जब उसके पेरेंट्स कैरी एनी के मरने के बाद में उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं और वो उसको ही कैरी एनी बनाकर उसके साथ में सब कुछ किया करते थे। इनफैक्ट वो ये भी याद करता है कि जब वो 13 साल का था तो उसके पेरेंट्स ने उसको कैरी एनी वाली ड्रेस पहनाई थी यानी कि लड़कियों वाली ड्रेस, और उसको बर्थडे कैंडल्स बुझाने के लिए भी कहा था। उसकी माँ उसको बार बार कैरी एनी बोलती जाती है लेकिन रायन जब ये कहता है कि उसका नाम सिर्फ रायन है तो वो उसको वायलेंटली स्लैप करती है, जिसके बाद में उसको बस एक ही आवाज आती रहती है कि उसके मरे हुए पेरेंट्स उसको बार बार कैरी एनी बुला रहे थे, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो